कल मैंने सोचा था कि एक लेक्चर में हो जाएगा, बट पता चला नहीं, एक लेक्चर की चीज नहीं है। और एक लेक्चर लगेगा तब जाके पूरा पोटेंशियल वाला टॉपिक खत्म कर पाऊंगा। ठीक है, सो काफी बड़ा टॉपिक है और मैं नहीं चाहता कुछ स्किप करना, सो देखना जरूरी है। चलो, कल का जो मेन टॉपिक था वो ये था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। कल का जो लेक्चर था उसका मेन टॉपिक यही था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, उसमें जो मैंने रिलेशन बताया था वो था V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। जितने लोग नहीं देखे थे वो याद रखो, ये रिलेशन था V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr लिमिट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी डिस्टेंस r। इंफिनिटी इसलिए क्योंकि इंफिनिटी पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, जीरो। एक्चुअल रिलेशन क्या था, एक्चुअल रिलेशन ये था, v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr लिमिट फ्रॉम 1 से 2 जा रहे हैं तो r1 टू r2 और इसी v1 माइनस v2 को मैंने डेल्टा v भी लिखा था। v1 माइनस v2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v। डेल्टा v क्यों लिख सकते हैं माइनस के साथ, क्योंकि डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज, और वो चेंज किधर से किधर होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। बट एक और माइनस इसलिए डाला है क्योंकि हमारा इनिशियल माइनस फाइनल यहाँ पे। सो एग्जैक्ट रिलेशन ये था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। v1 माइनस v2 यहाँ फिट करो, जितने लोग नहीं देखे थे, v1 माइनस v2 इक्वल टू E डॉट dr और इंटीग्रेशन 1 से 2 जा रहे हो तो r1 से लेकर r2 तक। अब ये कहां से आया, तो इसी वाले ये में ना, हमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अगर हमें पोटेंशियल चाहिए तो पोटेंशियल डिफरेंस में एक तो तुमको जीरो रखना पड़ेगा ना, तब किसी पॉइंट पे क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकलेगा। तो एक को मैंने रेफरेंस ले लिया था इंफिनिटी, मतलब r1 की वैल्यू ले लिया था मैंने इंफिनिटी और r2 की वैल्यू ले लिया था r। तो ये रिलेशन आया। सो यहां फिट करना है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाएगी तो ये यूज करेंगे, और सिर्फ पोटेंशियल की बात की जाएगी तब ये यूज करेंगे। इसमें भी क्वेश्चन है कब यूज करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन रहेगी और ढूंढना पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। क्या ढूंढना रहेगा, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इसी का रिवर्स वाली चीजें बताता हूं। इसका रिवर्स जब किया था तो E इक्वल टू आया था माइनस ऑफ dv अपॉन dr, माइनस ऑफ dv अपॉन dr, या इसी को लिखा था माइनस डेल v अपॉन डेल r। एग्जैक्टली ये dv अपॉन dr, ये dv अपॉन dr बता रहा है नॉर्मल डेरिवेटिव को। जो जनरल डेरिवेटिव सीखते हैं ना, d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, 2x। कल के जो आज लेक्चर मैंने सेंड किया है उसमें बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, बहुत सारा एक्सप्लेन किया है दोनों में डिफरेंस क्या है। आज मैं हालांकि ये दोनों का डिफरेंस यूज नहीं करने वाला हूं कि डेल कैसे यूज होता है और डी कैसे यूज होता है, वो कल के लेक्चर में देख लेना। अभी याद रखना है कि E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। कुछ नहीं बच्चे, अगर ये E डॉट dr अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन E लिखोगे तो यहाँ dv आ जाएगा, तो यहाँ पे dv आ जाएगा, dr को नीचे भेज दो तो E इक्वल टू माइनस dv अपॉन क्या हो जाता है, dr। बाकी एग्जैक्ट रिलेशन कैसे आया वो लेक्चर में देख लेना। सो दो रिलेशन पता चला, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है पोटेंशियल निकालना है तो ये, अगर पोटेंशियल दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये। यहां तक किसी को डाउट है, फटाफट बोले जल्दी। ठीक है, अब एक और चीज बच्चे मैंने बताया था नोट करके, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा, ये भी सिखा रहा हूं क्योंकि अभी मुझे जरूरत है यूज करना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहा, देखो ये फील्ड लाइंस किसको बता रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जगह से दो जगह, मींस ये 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस d ले लेते हैं, 1 और 2, और डिस्टेंस क्या ले लिया d, एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो v1 माइनस v2 ये निकालने के लिए सिखाया गया क्या है, v1 माइनस v2 इक्वल टू v1 माइनस v2 इक्वल टू, चेक करो बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, बाहर। भाई कांस्टेंट का काम इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, कुछ नहीं, बाहर फेंक दो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो E को कहां फेंक देंगे, बाहर।
जैसे ई को बाहर फेंका तो बचा क्या, सिर्फ dr, और dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r, अपर लिमिट r2 लोअर लिमिट r1, r2 माइनस r1 क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भाई अगर ये r1 है ये r2 है तो r2 माइनस r1 किसके इक्वल टू हो जाएगा, d के। सो e डॉट क्या लिख देंगे, d। तो ये तब यूज होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। याद कैसे रखना है, याद रखना वेद v इक्वल टू ed। हमेशा मेरे जैसे लोग भी ना पहले ऐसे ही कंफ्यूज रहते थे कि E इक्वल टू VD होता है या V इक्वल टू ED होता है, क्योंकि देखो स्लाइटली डिफरेंस है। मैं कंफ्यूज होता था E इक्वल टू VD होता है या V इक्वल टू ED होता है। तो याद रखा मैंने, वेद हमेशा याद रखना। वेद मतलब क्या, V इक्वल टू ED याद रखना है। वो V जो होता है वो पोटेंशियल नहीं, वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2 मतलब इनिशियल माइनस फाइनल होता है। अगर इसी को इज्जत से और भी लिखना रहे तो डेल्टा V लिखेंगे तब माइनस डेल्टा V लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे फाइनल फाइनल पॉइंट 2 है, इनिशियल पॉइंट 1 है, और डेल्टा जो चेंज बताता है फाइनल माइनस इनिशियल का बताता है। तो यहाँ एक और माइनस लगा देने से V1 माइनस V2 पता चल जाता है। ठीक है, सो ये तब यूज करना है बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो, कांस्टेंट हो। उसमें भी A डॉट B E डॉट D है ना, इसको ED cos थीटा भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट हमें सिखाया गया था A डॉट B इक्वल टू क्या होता है, AB cos थीटा। तो यहाँ पे ED cos थीटा लिख सकते हैं। ये आज से लेके और आगे जो दो लेक्चर जो मेरा होगा ना, सब में इसी के ऊपर जाएगा। सो ये तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, और ये तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है। एनी डाउट? आप पता है, हाँ वेरी गुड। अब इसकी, वेरी गुड, हाँ इसके ऊपर मैंने बहुत सारे प्रवचन देने के साथ ना बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो कल वाला लेक्चर जो मैंने आज भेजा था, रिकॉर्ड कल किया था, सो उसको एक बार देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सुकून फील होगा। जब क्वेश्चन होगा ना तो बहुत मजा आएगा, तो वो कर लेना। मैं अब क्या कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं इसके ऊपर ग्राफ वाले कैसे क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ना, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। तो देखो, हाँ एक बार और याद रखने का बेटर वे बताता हूँ। याद रखना हमेशा वेद 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 वेद, ये याद रखने का तरीका वेद। वी उसमें भी याद रखना, वी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो वेद इक्वल टू वी इक्वल टू क्या हो गया, ई डॉट डी। इसी को छोटे छोटे में लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे बच्चे, माइनस ऑफ डीवी इक्वल टू ई डॉट क्या हो जाएगा, डी आर। सो डी आर को नीचे लिख दो तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो उससे तुम्हारा ये वाला रिलेशन दिख जाएगा। तो ये जस्ट याद करने का वे है। इसी में यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दोगे तो ये वाला रिलेशन हो जाएगा, v1 से लेके v2 लिमिट डाल दोगे तो ठीक है। तो याद रखने का तरीका है। अब चलो, अब मैं ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं उसको सिखाता हूं। सो अब आते हैं ग्राफ, और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछते हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, सेम टाइप के क्वेश्चन जेडबल में भी आता है, और वही सेम टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आता है। एडवांस में इससे रिलेटेड कोई टॉपिक डायरेक्ट नहीं आता है। सो मेंस और नीट में भी और अपना बोर्ड, तीनों का टॉपिक सेम है। क्या है, सुनो। हमेशा जब मैं ग्राफ सिखाता हूं ना तो एक बेसिक चीज को रिलेट करता हूं, और वो होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये सबको याद रहता है। सबको याद है क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड। सो ये एस अपॉन टी होता था ना बच्चे, इसको बोलते थे स्लोप। इसको क्या बोलते था, ऐसा कुछ होता था। ये ग्राफ होता था एस वर्सेस टी का, और ये होता था स्लोप, और ये स्लोप क्या होता था, v, और v इक्वल टू होता था tan थीटा। स्लोप इक्वल टू क्या होता था, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू होती थी s अपॉन t। मतलब ये स्लोप की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चे, tan थीटा। सो v इक्वल टू स्लोप मतलब s अपॉन t, या क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। अब सुनो ध्यान से, इसमें याद क्या रखने वाला था, v इक्वल टू s अपॉन t, जो अपॉन में रहता है, जो अपॉन में रहता है, इनका स्लोप जो बच जाता है उसको बताता है। मतलब v इक्वल टू s अपॉन t में st ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, v को। st ग्राफ का स्लोप किसको बताता है, v को। अब इस फॉर्मूला को बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो बाई क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, vt।
देखो v इक्वल टू s अपॉन t, मतलब अगर अपॉन में है तो इनका स्लोप, इनके बीच के ग्राफ का स्लोप, मतलब s और t के बीच ग्राफ होना चाहिए। ग्राफ किसके बीच होना चाहिए? s और t। तो देखो s और t के बीच ग्राफ बना है, जो भी ग्राफ बनेगा उसका स्लोप किसको बताएगा? v को, जो बच जाएगा उसको। अब बाई क्रॉस करते हैं, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना तो s इक्वल टू vt आ गया, मतलब इस vt के ग्राफ का एरिया, इस vt के ग्राफ का एरिया जो बच जाएगा उसको बताएगा। मतलब क्या बच गया? तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बच गया। तो इनके बीच का एरिया इसको बताता था और इनके बीच का स्लोप v को बताता था। सो अगर ग्राफ v वर्सेस t होता, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो सपोज देखो ये कैसा भी ग्राफ है, इनके बीच का जो एरिया होता था ना वो किसको बताता था? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को। धुल्ला धुल्ला सा देखो तो याद आ रहा है क्या? जल्दी सोचो, जल्दी। ये पता है बच्चे, इससे फायदा क्या होता है? अभी सोचो इसका, देख फायदा मैं 11th क्लास में भी कई बार बोल चुका हूं। कोई भी तीन क्वांटिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जैसे तीन क्वांटिटी मिला के फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पता है किसी को याद नहीं रहता कि किसका स्लोप और किसका एरिया किसको बताएगा। तो देख भाई, मल्टीप्लिकेशन वाला तुरंत याद है, अच्छा s इक्वल टू vt होता था, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले के बीच का एरिया जो होता था, जो बच जाता था उसको बताता था। इसका मतलब fd का अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ है, और वो ग्राफ कैसे भी है, सपोज ऐसे है, सपोज ऐसे, याद आया कि fd का एरिया किसको बताएगा? जो बच जाएगा, मतलब वर्क को बताएगा। तो ये जहां पे ग्राफ खत्म हुआ वहां से डॉटेड लाइन मार दो, ये एरिया हो गया, और ये एरिया किसको बताएगा? w को। देखो कितना फायदा हुआ उस रिलेशन को याद करके। याद करो, और एक फॉर्मूला था, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज ऑफ डेल्टा v अपॉन t होता था। क्या होता था? डेल्टा v अपॉन t। अब बताओ इसका स्लोप, vt का स्लोप किसको बताएगा? जल्दी बोलो। एक्सेलरेशन को। वेरी गुड। vt का स्लोप, हाँ वेरी गुड, जो अपॉन में है ना उनके बीच का स्लोप जो बच जाता है उसको बताता है। अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा v इक्वल टू क्या हो गया? a इंटू टी। तो बताओ at का स्लोप डेल्टा v को बताएगा या at के बीच का एरिया डेल्टा v को बताएगा? हाँ, सो मेरे समझाने का बस इतना ही मतलब था कि अगर कोई भी तीन क्वांटिटी का फॉर्मूला है, अगर उसको अपॉन में लिख दिया, जैसे इसी फॉर्मूला को बच्चे F इक्वल टू लिख सकते थे W अपॉन D, W अपॉन D, मतलब W और D के बीच का स्लोप जो होगा वो F को बताएगा। अगर जो अपॉन वाले हैं उनके बीच का स्लोप जो बच जाएगा उसको बताएगा, और मल्टीप्लाई वाले जो टर्म रहेंगे उनका एरिया जो बच जाएगा उसको बताएगा। सो AT के बीच अगर ग्राफ A वर्सेस T होता, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम होता, तुम कुछ भी बनाते, उनके बीच का जो एरिया होता वो किसको बताता? चेंज ऑफ वेलोसिटी को। वेलोसिटी को नहीं, डेल्टा भी है ना, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को। इतना अगर समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाद में समझने के लिए, क्योंकि ये नोट्स में नहीं है, ये तुम्हारे समझाने के लिए मैंने यूज किया। फटाफट सबको समझ में आया बच्चे? फटाफट बोलो। सो होप कि किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, अब हमारे काम की चीजों पे आते हैं। अब देखो भूलना मत, याद रखना कि अपॉन वाला जो होता है किसी भी तीन क्वांटिटी के फॉर्मूला में, वो कोई भी हो, क्योंकि याद रखना सबका पॉसिबल नहीं है। मैं जब याद नहीं रख पाता वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कब किसका एरिया ये बताएगा, तो मैं क्या है ये इसको याद रखता हूं कि अपॉन में जो भी रहेगा उसका स्लोप जो बचेगा उसको बताएगा, और फॉर्मूला में जो मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म रहेंगे उनका जो एरिया रहेगा जो बच जाएगा उसको बताएगा, ठीक है। सो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चे। अब चलो हमारे टर्म में, हमारा टर्म भी बहुत सिंपल है। सिंपल मींस क्या है, चेक कर। हमारा ये है कि ये v1 माइनस v2, देखो माइनस ऑफ डेल्टा v इक्वल टू e इंटू डी है, मतलब पैरेलल ले लिया तो ये डॉट प्रोडक्ट के जगह ed cos थीटा के जगह e इंटू डी ले लिया है, ठीक है। सो माइनस डेल्टा v इक्वल टू क्या फॉर्मूला है बच्चे? e इंटू डी। ये देखो यही वाला फॉर्मूला है ना, देखो तो माइनस डेल्टा v या v1 माइनस v2 लिखते हैं। अबे v1 माइनस v2 अच्छा नहीं दिखता है हर जगह,
तो एक शॉर्ट टर्म में माइनस डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख दिया, ए इंटू डी। क्यों? क्योंकि जनरली ये ग्राफ वाले क्वेश्चन में पैरेलल वाला ही कंसेप्ट यूज होता है, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। सो अब बताओ ईडी के ग्राफ का एरिया या स्लोप डेल्टा माइनस डेल्टा वी को बताएगा, जल्दी बोलो। हाँ, सो वेरी गुड, ईडी के बीच का एरिया माइनस डेल्टा वी को बताएगा। यहां फिट करो, डेल्टा वी नहीं, माइनस डेल्टा वी। इसका मतलब माइनस V1 माइनस V2 को बताएगा। क्या बताएगा? V1 माइनस V2 को बताएगा। ठीक है, अगर इसी फॉर्मूला को मैं घुमा के ऐसे लिख दूं तो E इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अपॉन डी लिख सकते हैं बच्चे, सही है? हाँ या ना? अब अगर ये छोटा हो गया, पोटेंशियल छोटा हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, छोटा। अब देखो यहाँ पे भाव को समझो, डी का स्मॉल डी डी नहीं लिखने वाले, इसीलिए डी आर लिख दिया। इसका मतलब, एक सेकेंड रुकना बच्चे, हाँ चलो, आवाज आ रही है क्या सबको? हाँ ठीक है। सो अब देख, इधर देखा फटाफट, इनके बीच का स्लोप, किसके, V और R, मतलब अपना पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का स्लोप किसको बताएगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड को। लेकिन ध्यान रखना है, यहां पे माइनस है कि नहीं है, माइनस है कि नहीं है, है। इसका मतलब एग्जैक्टली dv अपॉन dr के बीच का स्लोप किसको बताएगा, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा। ठीक है, मतलब अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। एक और माइनस हम ऐड कर देने वाले हैं। ठीक है, सो इतना सारा जो इससे पहले प्रवचन सिखाया था वो इसलिए कि तुम ये समझ पाओ कि किसका एरिया और किसका स्लोप किसको बताता है। किसी को डाउट है बच्चे यहां तक, जल्दी बोलो। हाँ तो चलो अब आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो मैं इसको भी रब कर रहा हूं एंड क्वेश्चन देखते हैं। सो इस आज का जो है पहला क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपलेस्ट, पता नहीं इसमें कुछ मेरे को तो टाइम पास लगता है सर, फिर भी देखो, ये हमने ग्राफ लिया E वर्सेस, देख लेता हूं एक बार, E वर्सेस X के बीच, और ये ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, और ये दिया है 0, ये दिया है 2, ये दिया है 4 और ये दिया है 10। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है बच्चे, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है, जो मैंने नोट्स में भी डाला है, कि इफ V पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0, मतलब अगर पोटेंशियल पूछा तो एक का तो देना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि ये तो डेल्टा V के बारे में बताता है, तो एक का पोटेंशियल लेगा तो दूसरे को पूछेगा, और नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, सो दिया है कि एक पोटेंशियल एट x इक्वल टू 0, मतलब ऑरिजिन पे उसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू, एट x इक्वल टू 0 इक्वल टू 25 वोल्ट, मतलब x इक्वल टू ऑरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 25 वोल्ट। देन हमें फाइंड करना है, देन फाइंड V, मतलब पोटेंशियल एट x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर, मतलब हमें क्या निकालना है बच्चे, हमें पोटेंशियल निकालना है कितने पॉइंट पे, x इक्वल टू 2 मीटर एंड x इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, किसी को डाउट है यहां तक, जल्दी बोलो। वेरी गुड, आज मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आज थोड़ा पढ़ने पे ध्यान देते हैं क्योंकि टॉपिक बहुत कुछ खत्म करना है। तो चलो याद करते हैं कि E और X है, E X के बीच का एरिया बताएगा, V को या स्लोप बताएगा। तो चेक किया कि भाई ठीक है, फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला देखा तो V by R का स्लोप E को बताता है, बट यहाँ E गिवन है, तो चेक किया इसमें E और X, मतलब E और D के बीच का एरिया किसको बताएगा, V1 माइनस V2 को। ठीक है, सो चेक करो, V1 मतलब क्या पे ले लेते हैं, 0 पे ले लेते हैं, रेफरेंस। एक पोटेंशियल 0 का तुमको पता है, और दूसरा किस पे निकालना है, 2 पे निकालना है, तो हो गया 0 से लेकर 2 का एरिया। देखो बच्चे यही हुआ ना, अरे यस और नो, यही हुआ ना, तो सिंपल क्या लिखेंगे, V1 माइनस V2 इक्वल टू, इनका एरिया किसको बताएगा, माइनस डेल्टा V को,
और उसी को क्या लिख सकते हैं v1 माइनस v2। सो v1 माइनस v2 इक्वल टू, चलो एरिया निकालो बच्चे। सो एरिया कितना हो जाएगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, सो 10 इंटू व्हाट 20 इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 2 इक्वल टू 20। अब चेक करो 1 कहां पे ले लिया, सो 1 ले लिया एट x इक्वल टू 0 और 2 कितने पे ले लिया एट x इक्वल टू कितने पे 2 पे इक्वल टू कितना हो गया 20। अब चलो x इक्वल टू 0 पे कितना पोटेंशियल है 25 माइनस ऑफ v एट x इक्वल टू कितना 2 इक्वल टू हाउ मच 20। इसको इधर लेके जाओ तो 25 माइनस 20 कितना हो जाएगा, तो v एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू 5 वोल्ट। बोलो किसी को डाउट है बच्चे, सबको पता चला, पक्का पता चला? तो इसका दूसरा वाला पॉइंट सॉल्व करके बताओ जल्दी। x इक्वल टू 4 मीटर पे बताओ पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, कितना है 10। बोलो बच्चे, -5 वोल्ट है। सही है, -5 वोल्ट ही है। कैसे किया पता चला बच्चे? अरे हाफ ट्रेपेजियम है, देख लो ये क्या है, हाफ ट्रेपेजियम है। नहीं तो टोटल एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और प्लस ट्रायंगल, दो किसी भी फॉर्मूला से निकाल लो। तो क्या लिखेंगे बच्चे, v1 माइनस v2 इक्वल टू, अब हमारा एक पॉइंट ये ले लिया दूसरा पॉइंट ये ले लिया तो ये पूरा एरिया आ गया। जब x इक्वल टू 4 पे निकालना है तो ये पूरा एरिया आ गया। तो उस टाइम में इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चे, या तो ट्रेपेजियम वाला फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो ट्रायंगल प्लस ये अपना ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल लगाओ। तो इसका ऑलरेडी कितना था 20 प्लस इसका कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की वैल्यू 10, सो कितना आ गया 30। अब v एट x इक्वल टू 0 माइनस v एट x इक्वल टू व्हाट 4, सो v एट x इक्वल टू 0 कितना है बच्चे, तो उसकी वैल्यू है 25, ये x इक्वल टू 4 इक्वल टू कितना 30, सो v एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू -5 वोल्ट। कितने लोगों का आंसर आ गया बच्चे, वेरी गुड। कोई ऐसा है बच्चे जिसका नहीं आया, जल्दी। अच्छा सबको समझ में आया ना, जल्दी बोलो। हाँ तो वेरी गुड। मैं, हाँ बोलो, किसी को कुछ पूछना है? चलो नहीं पूछना है। सो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने नोट्स में ऑलरेडी दे दिया है, जिसने नहीं लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी का कर लेना। दूसरा वाला जो टाइप, इसी का जो दूसरा क्वेश्चन है वो तुम्हारे लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। सो इसको मैं रब करता हूं। अब इसका दूसरा टाइप कैसे बनता है देखो, मतलब अभी ग्राफ किसके बीच था, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, और अब ग्राफ जो लेते हैं वो ग्राफ लेते हैं v वर्सेस डिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का। तो एक ग्राफ लेते हैं बच्चे। सो यहां पे एक ग्राफ बनाया v वर्सेस x या v वर्सेस r दिया है, किसके वर्सेस, v वर्सेस r। चेक कर लो यहाँ पे सब लिखते जाओ फटाफट, ये 0 है, ये 2 है, ये बेचारे की वैल्यू जो है वो है 4, ये जो वैल्यू है वो है 6। अब यहाँ पे रास्ते में भी कुछ दे दिया गया है, ये 1 है, इसके सामने जो पोटेंशियल है ये कौन है, हे भगवान सब घर की पूरी चीजें लेके जाएंगे। सोच ये कौन है आर्यन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इक्वल टू 1 मीटर एंड r इक्वल टू 3 मीटर। एक काम करो, एट फर्स्ट वन r इक्वल टू 1 मीटर पे, सेकेंड वन r इक्वल टू 3 मीटर पे एंड थर्ड वन r इक्वल टू 5 मीटर पे। चलो बच्चे क्वेश्चन समझ में आया क्या, देखो तो जल्दी, क्वेश्चन समझ में आया? क्या फाइंड करना है,
v वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ दिया है एंड हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड r इक्वल टू 1 मीटर पे, r इक्वल टू 3 मीटर पे एंड r इक्वल टू 5 मीटर पे। चलो मैं करता हूं बच्चे एक। सो फर्स्ट वन देखते हैं, r इक्वल टू 1 मीटर पे। तो देखो ये 1 मीटर पे, ये 1 मीटर पे 0 से लेके 2 मीटर तक ग्राफ कैसे है? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसे है? स्ट्रेट लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे 1 पे हालांकि पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, अच्छी बात है। नहीं दिया रहता तो क्या करते? कोई बात नहीं, नहीं दिया रहता तो हम 2 को रेफरेंस ले लेते। किसको ले लेते? 2 को। तो चेक करो, E इक्वल टू माइनस, सही है? या याद करो इसका स्लोप किसको बताता है? इसका स्लोप किसको बताता है? माइनस ऑफ ई को। तो यहाँ माइनस मैंने डाल दिया। और स्लोप इक्वल टू क्या होता है बच्चे? tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू आइदर 4/2 लिख सकते हो, 4/2 लिख सकते हो, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हालांकि 1 पे पोटेंशियल तुमको पता था तो 2/1 भी लिख सकते थे। सो 2/1 भी लिखते तब भी कितना आता बच्चे? सो इसकी वैल्यू आएगी -2 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई? -2 न्यूटन पर कूलम। किसी को डाउट है बच्चे? जल्दी बोलो। अरे ऐसा हो ना, पक्का समझ में आया? अब नहीं आया? नंदिनी नहीं आया? अच्छा डाउट नहीं आया, वेरी गुड। अब चलो 2 वाले पे, ये सेकंड वाला क्या है? r इक्वल टू 3 मीटर पे बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। r इक्वल टू 3 मीटर पे 0। क्यों? r इक्वल टू 3 मीटर पे क्या आएगा? 0। ये बताओ, एक बार चेक करो तो कौन है ये? अगर विजय सर कोई सुन पा रहा है तो एक बार चेक करो तो, और उसको भगाओ, उसको रिमूव कर दो। सदीचा क्या कर रही है बच्ची? सो यहाँ पे देखो r इक्वल टू 3 मीटर पे, r इक्वल टू 3 मीटर पे ग्राफ कैसे है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्लोप 0 हो गया। देखो ना, ऐसे हो गया ना, तो उस टाइम में क्या हो गया? सेकंड वन, या यहाँ पे लिख रहा है E इक्वल टू क्या? माइनस ऑफ tan थीटा। माइनस क्यों? क्योंकि माइनस हमने पहले ही ले लिया है। माइनस E इक्वल टू tan थीटा था। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 tan 0 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई? 0 न्यूटन पर कूलम। चलो फटाफट इस पे बताओ तो, r इक्वल टू 5 मीटर पे जल्दी। r इक्वल टू 5 मीटर पे पक्का? ना ना ना, फिर से चेक करो, चेक करो फिर से। हाँ +2 है। नहीं पगलो, +2 आंसर आएगा ना। देखो E इक्वल टू क्या है? माइनस ऑफ tan थीटा, सही है? माइनस, अब चेक करो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट जब भी एंगल देखोगे तो एंगल किधर दिखेगा बच्चे? नीचे दिखेगा ना। तो नीचे जाता है तो स्लोप नेगेटिव होता है, और ऊपर जाता है तो स्लोप पॉजिटिव होता है। देखो यहाँ पे थीटा जब देखे थे तो हर जगह थीटा की वैल्यू x एक्सिस से क्या थी? ऊपर थी। सो ये इधर जाता है, ऊपर रहता है मतलब पॉजिटिव, और नीचे रहता है मतलब नेगेटिव। तो माइनस तो हमारे फॉर्मूला में ही है। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? सो tan थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ही यूज करना है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। बट देखो ये 5 वाला जो पॉइंट है वो इसी लाइन पे कहीं आएगा ना, और 4 से लेके 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? 4 से लेकर 6 तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। तो कोई बात नहीं, तुमको 5 पे पॉइंट नहीं पता है, लेकिन 4 और 6 के बीच तो पता है ना। अपोजिट कितना है? तो अपोजिट है बच्चा 10, और एडजेसेंट कितना है? नहीं, अपोजिट है 4। सो 4 अपॉन एडजेसेंट कितना है? 2। लेकिन स्लोप डिक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? ये स्लोप इंक्रीजिंग था और ये स्लोप डिक्रीजिंग है। यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद एक चैप्टर था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, वहां पर मैंने ग्राफ को सिखाया था। जो भी बच्चे 11th में मेरे से पढ़े थे वो देख लेना, जो नहीं पढ़े थे वो मेरे से बाद में पूछ लेना कि ये स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों होता है। अभी जस्ट मैंने बता दिया
थीटा की वैल्यू अगर एक्स एक्सिस से ऊपर है तो पॉजिटिव और एक्स एक्सिस से नीचे दिखे इसका मतलब नेगेटिव। तो इस डिक्रीजिंग स्लोप के वजह से यहाँ पे माइनस आया और माइनस माइनस मिल के प्लस आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई 2 न्यूटन पर कूलम। किसी को डाउट है? जल्दी, पक्का सबको समझ में आया? अब ग्राफ में इसे टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। एडवांस लेवल पे थोड़ी थोड़ी चीजें फोर्स का डायरेक्शन वगैरह पूछते हैं। जब मैं ज्ञानम वाला लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा, मैंने नोट्स बना दिया है, जब रिकॉर्ड करूंगा तब उसमें देखेंगे। अभी बाकी अपना मेंस लेवल तक इससे ज्यादा डिफरेंट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। सो इसको लिख लो बच्चे, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, सॉरी 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 मैं रब कर रहा हूं। हो गया, ठीक है। अभी देखो तो शायद टाइम अपना खत्म होने वाला रहेगा, तो उससे पहले मैं ही खत्म करता हूं और रिकनेक्ट 1 मिनट के अंदर करते हैं, ठीक है। चलो रिकनेक्ट वापस से करते हैं बच्चे। अरे बोलो जल्दी से एक साथ, थोड़ा जोर से बोलो, जय माता दी। हाँ, सो चलो अब जो टॉपिक है वो ध्यान से देखना। अभी जो भी टॉपिक चलेगा मैक्सिमम टॉपिक बोर्ड से बाहर की चलेगी, ठीक है। सो इसके बाद शायद एक बार फॉरेन रीजन में डेरिवेशन पूछा है बोर्ड में, एक बार फॉरेन रीजन में। फॉरेन रीजन के जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है आप छोड़ सकते हो, क्योंकि फॉरेन रीजन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऊपर होता है, बट जितने अच्छे लोग हैं सब ट्राई करना। बट जिसको हार्ड लगता है वो छोड़ सकता है फॉरेन रीजन बोर्ड में क्वेश्चन बैंक वाले क्वेश्चन में, क्योंकि फॉरेन रीजन वाले क्वेश्चन टाइप के इंडिया में नहीं पूछते। सो टॉपिक का नाम क्या, ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब सॉलिड होना चाहिए और कंडक्टिंग होना चाहिए, या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर मतलब हॉलो रह के कंडक्टिंग है, या हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, या शेल बोल दिया। किसी भी कंडीशन में बच्चे चार्ज कहां पे रहेगा, जल्दी बोलो। इसकी चारों कंडीशन में चार्ज कहां पे रहेगा, सरफेस पे। वेरी गुड, इसीलिए चारों का कंडीशन क्या आएगा, सेम ही आएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किया था तो ऐसे ही किया था, और पोटेंशियल भी कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं। सो चार्ज ले लेते हैं Q और चार्ज डेंसिटी ले लिया सिग्मा। मतलब चार्ज पूरे सरफेस पे है ना, तो चार्ज डेंसिटी, नो डाउट ये 3D ऑब्जेक्ट है, लेकिन चार्ज सरफेस पे है ना, इसीलिए चार्ज डेंसिटी क्या यूज करेंगे, सिग्मा, या चार्ज क्या यूज किया, Q, ठीक है। सो जैसे गॉस लॉ में था, एक अंदर देखते थे, एक सरफेस पे देखते थे और एक बाहर देखते थे, वैसे ही यहाँ पे भी कितने केस करेंगे, 3 करेंगे। एक अंदर देखेंगे, एक सरफेस पे देखेंगे और एक बाहर देखेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चे, जल्दी बोलो। वेरी गुड, सो वेरी गुड। केस 1 लेते हैं। When R is greater than capital R, मतलब डायरेक्ट पहले बाहर से ही स्टार्ट करते हैं, बाहरी दुनिया से देखते हैं, मजा आएगा, क्योंकि बाहरी दुनिया में सबको मजा आता है, ठीक है। सो पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है, और इसकी वैल्यू स्मॉल r इज ग्रेटर देन r है, इसकी वैल्यू स्मॉल r इज ग्रेटर देन r है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, देखा, पोटेंशियल निकालना है। अच्छा भाई कोई बात नहीं, क्या निकालना है, पोटेंशियल। अब सोचा पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, निकलेगा कैसे। फिर याद आया कि जब भी स्फीयर से अगर पॉइंट बाहर चला जाए, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें पता है। उस टाइम में पूरा का पूरा स्फीयर कैसे काम करता है, लाइक अ पॉइंट चार्ज एंड होल चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल से हमें पता था बच्चे कि इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती थी, KQ/R², ठीक है। तो तुरंत याद है, अच्छा जब E पता है तो V तो निकाल ही सकते हैं ना। अभी तो देखा था रिलेशन बिटवीन V एंड E, क्या देखा था, रिलेशन बिटवीन V एंड E। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, जल्दी बोलो। कांस्टेंट की वेरिएबल, वेरिएबल, वेरी गुड, क्योंकि इससे बाहर यहां जाएगा तो कुछ और रहेगा, यहां कुछ और रहेगा, यहां कुछ और होगा, मतलब वेरिएबल है। तो क्या यूज करेंगे, v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, और इंटीग्रेशन r से लेके इंफिनिटी तक,
कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेके, सॉरी इंफिनिटी से लेके आर तक, मैंने उल्टा बोल दिया, इंफिनिटी से लेके आर तक। ये डायरेक्ट रिलेशन हमें पता है कि v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर इंफिनिटी से लेके आर तक। तो चलो कोई बात नहीं, लिख लो फटाफट। सो v इक्वल टू माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e, चेक करो चेक करो चेक करो, e की वैल्यू कितनी है, सो k into q upon r square into dr। अभी क्वेश्चन है cos थीटा क्यों नहीं लिखा, अरे कोई बात नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड और r दोनों के बीच का एंगल जीरो ही रहेगा ना, तो डायरेक्ट e into r कर दिया। सो e और into dr, dr की जगह क्या रख दिया, dr, और लिमिट कहां से कहां ले लिया बच्चे, इंफिनिटी से लेके r तक। So v equal to minus constant term will be taken outside, 1 upon r square का इंटीग्रेशन माइनस 1 by r होता है। जिसको नहीं पता है बाद में मेरे से कंसल्ट करेंगे, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो माइनस 1 by r आएगा, लिमिट इंफिनिटी से लेके r तक। सो माइनस को बाहर भेज दो तो अच्छा लगेगा, इसको माइनस माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या हो गया अपर लिमिट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, और 1 अपॉन इंफिनिटी कितना होता है बच्चे, 0। सो फाइनली पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, kq बाय r। तो देखो क्या फिर से ये पॉइंट चार्ज की तरह काम किया, आंसर है हाँ। मतलब पोटेंशियल भी अगर निकालना है, अगर वो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, अगर वो सरफेस से बाहर चला गया तो इज्जत से क्या करेंगे, होल चार्ज इज अज्यूम्ड टू बी सेंटर, और डिस्टेंस यहां से यहां तक देख लेंगे। देखो ना ये क्या था, अगर कोई पॉइंट चार्ज q है और किसी r डिस्टेंस पे देखते थे पोटेंशियल, तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, kq बाय r। यहाँ पे भी क्या आया, kq बाय r, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही ये भी काम कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट है बच्चे यहाँ पे, देखो तो जल्दी। हाँ सो वेरी गुड, बाहर में जब भी चेक करेंगे तो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, वैल्यू आएगी kq बाय r। अब सेकंड वन निकाल लेते हैं, एट r इक्वल टू r, एट r इक्वल टू r, कोई बात नहीं, इसको कम करते 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 कहां पे आ जाते हैं, सरफेस पे, तो उस टाइम में स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल R। या अगर बहुत आप महान हैं तो फिर से e की वैल्यू को रखिए, e की वैल्यू को आप क्या रखना पड़ेगा, kq बाई कैपिटल R स्क्वायर, तब वही आएगा। बट मैं इसी में यूज कर दे रहा हूं कि ये r कम होते 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 सरफेस पे जैसे आए, स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल R, तो डायरेक्ट लिख दिया v की वैल्यू क्या आ गई, kq बाई r। कहां पे, सरफेस पे, कहां पे, सरफेस पे। मतलब अगर पॉइंट सरफेस पे आ गया तो उस टाइम में भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, kq बाई r। वैसे ही पॉइंट चार्ज की तरह, मतलब पूरा का पूरा कहां पे चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे, और सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू तो वही पॉइंट चार्ज जैसे kq बाई कितने डिस्टेंस पे यहां से जा रहे हैं, सो सेंटर से जाते 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 कितने पे गए, r डिस्टेंस पे, सो क्या हो गया kq बाई r। अब इंपॉर्टेंट है अंदर वाले पॉइंट पे, एट स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अब अंदर में क्या होगा, तो अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, याद करो, अंदर में किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो, जीरो। अब क्वेश्चन है कि पोटेंशियल क्या होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए या नहीं चाहिए, हाँ नहीं नहीं गलत बात है, चाहिए नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने सिखाया था, हाँ वेरी गुड, मैंने सिखाया था चारों कंडीशन पॉसिबल है, v इक्वल टू जीरो तो e इक्वल टू, हाँ हाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो सकता है, बट यहाँ पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आगे कुछ भी कंडीशन हो सकता है, v इक्वल टू जीरो पे e इक्वल टू जीरो हो सकता है। याद है चार कंडीशन मैंने जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल सिखा रहा था ना, नहीं पॉइंट चार्ज सिखा रहा था तभी कुछ बताया था, तो एक बार पीछे वाले रिकैप करना, चारों कंडीशन सिखाया था, चारों पॉसिबल होता है। तो क्या किया, देखो यहाँ पे लिखा कि एज e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, ऐसा था, या ये भी लिख सकते थे v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr, बट ये थोड़ा खूंखार टाइप से दिख रहा है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह सब लग गया ना तो थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, और e की वैल्यू जीरो रखेंगे ना तो यहाँ पे लगेगा सब जीरो ही दिख रहा है, सो बेटर है उसका दूसरा वाला फॉर्मेट यूज किया, इसका दूसरा e इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr। और देखो कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब इस कंडक्टर के इनसाइड e की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब क्या पता चला,
dv अपॉन dr की वैल्यू क्या आ गई 0। ये माइनस को उधर भेज दो तो बेचारा जीरो में ही हो जाएगा ना, तो dv अपॉन dr की वैल्यू क्या आ गई 0। अगर dv अपॉन dr की वैल्यू 0 है तो 100% पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। क्यों? क्योंकि सिखाया गया था किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। अगर d अपॉन dr ऑफ v 0 है इसका मतलब v क्या है कांस्टेंट है। मतलब इस पूरे स्फीयर के अंदर 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 कहीं पे भी देखोगे, कहीं पे भी देखोगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या मिलेगी तुमको कांस्टेंट मिलेगी। चार्ज अंदर नहीं है, चार्ज सब सरफेस पे, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहां कहीं पे भी देखोगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट। सही है बात भाई, पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट होगी, बट किसके इक्वल टू होगी? तो आंसर है सरफेस के इक्वल टू होगी। जितना सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कितना किधर होगा अंदर होगा। यही वो कांस्टेंट बता रहा था कि ये जो वैल्यू पे तुम निकाल चुके हो ना सरफेस पे के क्यू बाई कैपिटल आर, वही वैल्यू थ्रू आउट द कंडक्टिंग स्फीयर क्या रहेगी कांस्टेंट। मतलब v इनसाइड इक्वल टू v एट सरफेस एंड दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे के क्यू बाई आर, दैट इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। चेक करो किसी को भी डाउट है क्या? जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी गुड। क्या रिपीट करूं? कौन सा पॉइंट? जल्दी बोलो 1 2 या 3, जल्दी। थर्ड, ठीक है। जब अंदर देख रहे हैं ना तो ये एक रिलेशन ये वाला था इंटीग्रेशन वाला, सही है। सो या ई की वैल्यू जब 0 डाल देंगे ना, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0 है, तो ई की वैल्यू 0 डाल देंगे ना तो इंटीग्रेशन वो बहुत पूरा का पूरा 0 दिखेगा हमें, ठीक है। इसके लिए ये वाला हमने यूज नहीं किया, हमने ये यूज किया कि इससे थोड़ा पता चल पाए पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है। तो E इक्वल टू दोनों सेम रिलेशन है, E इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr, और अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या डाल दिया 0। अब इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई इक्वल टू 0। अब माइनस को उधर भेज दिया तो dv अपॉन dr इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका मतलब अगर ये v कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये 11th क्लास में मैंने सिखाया था किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मतलब d अपॉन dr ऑफ यहाँ 3 होता ना तभी इसका डिफरेंशिएशन एक ही केस था, अगर यहाँ कांस्टेंट होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, सही है। अब सो उल्टा देखो, अगर इनका डिफरेंशिएशन 0 है इसका मतलब यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। सो dv अपॉन dr का 0 होने का मतलब ये है कि कुछ भी करो 0 होने का एक ही कंडीशन है कि v की वैल्यू क्या रही होगी कांस्टेंट। तो मैंने v इक्वल टू क्या दिखा दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट तो है, मतलब अंदर में कहीं पे भी चेक करोगे ना, कहीं पे भी चेक करोगे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन किसके इक्वल टू होगी? तो अंदर में पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो देखो कांस्टेंट होते 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 कहां तक कांस्टेंट है, तो सरफेस तक कांस्टेंट है। कहां तक कांस्टेंट है? सरफेस तक। अगर सरफेस तक कांस्टेंट है इसका मतलब सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही क्या होगा अंदर में होगा, ठीक है। अब बोलो डाउट है, बोलो बच्चे जल्दी। सरफेस के बाहर का पहले यहां पे दिखाया नहीं है के क्यू बाई स्मॉल आर, ठीक है ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट मारो जल्दी से क्योंकि लिखने का टाइम मिलेगा नहीं, स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। हाँ वेरी गुड। अब इसका दूसरा फॉर्मेट मैं सिखाता हूं बच्चे, फटाफट देख लेते हैं थोड़ा। सो इसका दूसरा फॉर्मेट क्या है चेक करना। ये किसके फॉर्म में दिया है? चार्ज के फॉर्म में। कई बार ना सिग्मा के फॉर्म में पूछ लेता है। किसके फॉर्म में? इस सिग्मा के फॉर्म में। तो कोई बात नहीं भाई, सिग्मा 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 सिग्मा, चार्ज कहां पे? सरफेस पे। सिग्मा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। पूरा एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सच में पता चला क्या लिखा? सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सो इसीलिए क्या कर सकते हैं बच्चे यहाँ पे के इंटू क्या लिख सकते हैं इसमें? इसकी सिग्मा की वैल्यू क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटर है के की वैल्यू लिख देते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर।
तो देखो 4 पाई कैंसल, सो वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी के टर्म में, ये याद नहीं रखना है बच्चे क्योंकि याद रख नहीं पाओगे। सो बेटर है इसी को याद रखना, कभी भी कन्वर्ट करना है तो हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। यस और नो, जल्दी बोलो। अब यहाँ पे चेक करना होता तो कोई बात नहीं, फिर से क्यू तो बेचारा सरफेस पे ही है, तो फिर से k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या है r है, 4 पाई कैंसल, एक r से एक r कैंसल, सो आंसर कितना आ गया सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना आया सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी कितना आया बच्चे सिग्मा r अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो ये याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि याद पता नहीं रख पाओगे शायद, तो बेटर है यही याद रखना, बट हम कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं। गॉट इट, वेरी गुड। अब जो करते हैं अभी नया वाला डेरिवेशन है, ठीक है। अब अगर ये क्या था सॉलिड कंडक्टिंग था या हॉलो कंडक्टिंग था या हॉलो नॉन कंडक्टिंग था, अगर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रहे तब क्या होगा, क्या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग रहे तब क्या होगा। हाँ, इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, देख लो इसका ग्राफ कैसे बनता, बहुत सिंपल, V वर्सेस R, ये जीरो ये कैपिटल R, तो चेक करो जीरो से लेके कैपिटल R तक मतलब सेंटर से बढ़ रहा है, पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी कांस्टेंट, इस पे जाके यहाँ पे भी उतना ही थी, उसके बाद जैसे इससे बढ़े थे तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी KQ/R, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो क्या था R, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसे जाएगा ऐसे जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट था उसकी वैल्यू कितनी थी KQ/R। किसी को डाउट है बच्चे ग्राफ में, पक्का पक्का, चलो ठीक है सब ऐसा लग रहा है सब सो रहे हैं अभी। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब कंडक्टिंग नहीं है ये नॉन कंडक्टिंग है, तो बताओ नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है, जल्दी बोलो नॉन कंडक्टिंग में क्या होता है। वेरी गुड, चार्ज अंदर होता है, वैसे चार्ज अंदर रखते हैं इसीलिए चार्ज अंदर होता है, ठीक है। सो सब जगह चार्ज है इसीलिए ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है। इसका रेडियस कितना ले लिया बच्चे r, टोटल चार्ज क्यू, या चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में भाई कभी लिखना रहे तो रो लेंगे, 3D के लिए क्या लेते हैं रो यूज करते हैं, तो Q और रो, ठीक है। सो केस नंबर 1, केस 1 when r is greater than r, मतलब बाहर डायरेक्ट बाहरी दुनिया से स्टार्ट करते हैं। अब जब बाहरी दुनिया से स्टार्ट करते हैं ना तो सुनो क्या मैं बोल रहा हूं, ये पहला केस है। इसमें अभी जब मैंने यूज किया था ना बच्चे, तो मैंने यूज किया था थोड़ा देर पहले v इक्वल टू माइनस ऑफ e डॉट dr इंफिनिटी से लेकर r तक, मतलब वहां पे मैंने एक रेफरेंस कहां पे लिया था इंफिनिटी पे, मतलब एक पोटेंशियल का रेफरेंस कहां पे लिया था इंफिनिटी पे और दूसरा कहां पे देखा था उस पॉइंट पे, याद आ रहा है हाँ या ना जल्दी बोलो। हाँ बट पता है बच्चे यहां पे जब ऐसे करेंगे ना इंफिनिटी से r लेंगे ना तो डिफाइन करने में टेंशन हो जाती है, यहाँ इंफिनिटी से r जब लेके चलेंगे ना तो डिफाइन करने में प्रॉब्लम चली जाती है। इसके लिए हमें देखो सरफेस पे तो पहले से ही पता है ना सरफेस पे वैल्यू क्या होती है KQ/R, हमें सरफेस पे एक पोटेंशियल तो पहले से ही पता है, क्या पता है KQ/R, तो यहाँ पे जो रेफरेंस लेंगे ना वो इंफिनिटी वाला नहीं लेंगे, तुम करके देखना वो बहुत ही भयानक सा मतलब डिफाइन जल्दी नहीं हो पाता है उससे, तो हम एक रेफरेंस कहाँ पे ले लेते हैं सरफेस पे और दूसरा निकालते कहाँ पे अंदर पे, सॉरी अरे बाहर के लिए क्यों निकाल रहे हैं, बाहर में सेम होगा बच्चे, देखो इधर बाहर वाला तो मिटा दिया मैं, क्या बताऊं मैं, कोई बात नहीं चलो फिर से बनाते हैं, मैं सोचा था जुगाड़ कर दूंगा लिखना नहीं पड़ेगा। चलो बाहर के लिए सिंपल है, बाहर के लिए क्या हो जाएगा तो वही था v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr इंफिनिटी से लेके r तक, वैसे निकालने की जरूरत नहीं थी KQ/r² ही होता था ना, अरे याद करो बाहर के लिए सॉलिड रहे या नॉन सॉलिड है क्या फर्क पड़ता है,
कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर है, क्या फर्क पड़ता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर। इसकी वैल्यू डायरेक्ट कितनी लिख दूं मैं, बोलो बोलो बोलो, क्या लिख दूं, के क्यू बाई स्मॉल आर। मतलब बाहर है कोई टेंशन नहीं, बाहर आएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाई स्मॉल आर। यस और नो, अरे बोलो। अच्छा सुनो, ये ब्लूटूथ मैंने काम करना बंद कर दिया, सो इसको मैं ऑफ कर देता हूं, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। सो ब्लूटूथ को ऑफ कर देता हूं, ठीक है। अभी तुम लोग जो बोलोगे वो होप कि मुझे सुनाई देगा, ठीक है। सो सॉरी सॉरी, हाँ तो चलो, एट आर इक्वल टू आर पे v की वैल्यू डायरेक्ट मैं लिख देता हूं के क्यू बाई कैपिटल आर, नो डाउट, यस और नो। हाँ, v इक्वल टू आर पे भी सरफेस पे सेम ही रहेगा। अब पता है गड़बड़ क्या होगा अंदर में, क्यों, क्योंकि इससे पहले अंदर वाले में चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती। तो थर्ड में ये अच्छा अच्छा फील दिलाने वाला है, r इज स्मॉल देन कैपिटल R। तो देखो ये स्मॉल देन कैपिटल R है, वेरी गुड। ये पूरा रेडियस है हमारा r, पूरा रेडियस है r। हमें किस पॉइंट पे निकालना है बच्चे, हमें इस पॉइंट पे निकालना है जिसका डिस्टेंस है स्मॉल r, जिसका डिस्टेंस क्या है स्मॉल r। पता अंदर में चार्ज है, अंदर में सब जगह क्या है चार्ज है, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है जिसका डिस्टेंस स्मॉल r है और लेस देन का मतलब अंदर है। अब देखो दो चीजें, तुमको यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, तो एक तो या तो रेफरेंस इंफिनिटी पे लो, कहां पे लो, इंफिनिटी पे, और दूसरा या तो सरफेस पे लो क्योंकि सरफेस बाजू में, और सरफेस पे तुमको पहले से पता है कि क्यू बाई आर। तो जब इंफिनिटी पे रेफरेंस लेते हैं ना तो आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बहुत मतलब डायरेक्ट फॉर्म में आ नहीं पाता है। सो बेटर ये है कि अगर बाजू में ही दिख रहा है ना तुमको ये सरफेस, मतलब ये पॉइंट दिख रहा है सरफेस वाला, तो अगर तुम रेफरेंस एस वाला ले लेते हो तो हमारा काम ही हो जाएगा ना कि एक सरफेस का पोटेंशियल पता है और पी का निकल जाएगा। क्या बोल रहा हूं, पता चल रहा है, हाँ या ना, हाँ वेरी गुड। सो क्या किया देखो, अब यूज किया v1 माइनस v2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट dr। मैंने बोला था ना बच्चे, दोनों याद रखना कि अगर एक रेफरेंस इंफिनिटी पे लेना पड़े तो v इक्वल टू डायरेक्ट यूज कर देना, और अगर इंफिनिटी पे नहीं लेना पड़े तो कोई बात नहीं, v1 माइनस v2 इक्वल टू यूज कर दो, ठीक है। यस और नो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, वेरी गुड। अब मैं फर्स्ट वाला पॉइंट P ले लेता हूं और सेकंड वाला पॉइंट S ले लेता हूं, तो V at 1 मतलब हमारा पॉइंट P हो गया, माइनस दूसरा पॉइंट क्या ले लिया मैंने, सरफेस वाला, तो लिमिट क्या हो जाएगा R1। देखो R1 मतलब P लिया हूं, P लिया हूं, कितने डिस्टेंस पे है स्मॉल r, R2 क्या लिया हूं मैं, सरफेस लिया हूं, देखो सरफेस कितने डिस्टेंस पे है कैपिटल R, कितने पे है सरफेस कैपिटल R पे, और ये पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे स्मॉल r पे, हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू याद करो कितनी थी, के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर, याद आ रहा है क्या, सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी, के क्यू बाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर, याद आ रहा है क्या सबको, अरे हाँ या ना, नहीं याद आ रहा है ना, तो रट्टा भी मान लो कि मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा ही होता है, ठीक है, अरे हाँ या ना। सो के क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यू, चेक करना एक बार, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था, चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है आर, ठीक है, हाँ अरे तुम लोग सब भूल जाते हो, और इनटू क्या लिखना पड़ेगा dr, मतलब e इनटू dr है ना, तो e और इनटू क्या लिख दिया dr, हो गया भाई, हो गया हो गया। v एट एनी पॉइंट p इक्वल टू सरफेस पे कितना है kq बाई r स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर फेंक दिया, r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r स्क्वायर बाई 2 हो गया, लिमिट कहां से कहां तक, स्मॉल r से कैपिटल R तक, तो v एट एनी पॉइंट p माइनस 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 kq बाई कैपिटल R स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, kq बाई 2r3, kq बाई 2 को बाहर फेंक दिया, अच्छा नहीं दिख रहा अंदर में, अब अपर लिमिट रखा तो r स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखा तो r स्क्वायर, ठीक है। इसको जाके इधर पुट अप कर देंगे, नहीं चलेगा, सो इसको जैसे पुट अप कर देंगे तो vp इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चे, kq बाई r स्क्वायर प्लस kq बाई
2RQ। वेट कनेक्टिंग हो रहा है। मैं पूछ रहा था आपको आवाज आ रहा है क्या? मेरा कनेक्टिंग हो रहा था, अभी आपका भी हो गया कनेक्टिंग। क्यों? मेरे को नहीं पता, हम्म? मेरे को नहीं पता। मैं वाईफाई एक बार यूज कर रहा हूँ। ये आंधी तूफान आया, नेट चला गया। आंधी तूफान आया? उसको पॉज किए क्या उसको? काट देंगे। देखते हैं। आने आ रिकनेक्ट हो गया वापस से। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ वापस चले गए। अबे गोली मार दूंगा मैं जिस दिन मिला ना। देख लो अभी टाइम, लॉकडाउन खत्म होने वाला है जल्दी से। सो चलो देखो इधर। सो ये इधर जाके ऐड हुआ तो ये क्या हो गया, KQ बाई 2RQ। हाँ बोलो बोलो बोलो। तो इससे पहले क्या टाइम पास मैंने किया था, अभी जो बोल रहा था अभी इसलिए बोला इंफिनिटी से आर तक। इंफिनिटी से आर क्यों नहीं लिया, क्योंकि उस टाइम में डिफाइन करना टेंशन वाला काम हो जाता, इसीलिए इंफिनिटी से आर नहीं लिया। हाँ ले सकते थे भाई, बड़े आर से छोटा आर भी ले सकते थे, मैंने छोटे आर से बड़ा आर ले लिया। कुछ भी नहीं, वो उसमें जाता तो उधर नेगेटिव में आएगा। ठीक है। सो अब इसको ऐड कर लेंगे बच्चे। जैसे ऐड करेंगे, अरे फ्लैश लाइट चलाओ। चलो दिख रहा है क्या? हाँ बच्चे दिख रहा है। वाईफाई गया, मैंने राउटर डायरेक्टली लगाया था। ठीक है। तो चलो VP इक्वल टू कॉमन टर्म क्या है, देखो इधर यहाँ पे है KQ बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे KQ बाई 2RQ। KQ बाई 2RQ। सो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। कॉमन टर्म ले लिया पहले KQ बाई आर स्क्वायर। क्या ले लिया? KQ बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अरे हाँ या ना? हाँ भावनाओं को समझना है। वेरी गुड वेरी गुड, कितने समझदार हो गए वैसे। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे क्या हो गया बच्चे? सो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2R। देखो 2 तो बच गया ना, और एक आर भी क्या हो गया, बच गया। यस और नो, जल्दी जल्दी बोलो। अब इसी को आगे पीछे करके करेंगे ना, थोड़ा अच्छा अच्छा जब फील होगा तो देखो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा, गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं? सो आर स्क्वायर जब ये किया तो यहाँ पे आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर बचा अपन कितना बचा 2R। गड़बड़ हो रहा है क्या? ए पगलो, यहाँ पे KQ बाई आर स्क्वायर लिखा था, बोलना नहीं चाहिए था तुम लोगों को, सब के सब पागल। यहाँ पे भी क्या था, KQ बाई आर था, कुछ भी। सो KQ बाई आर उधर गया तो KQ बाई आर कॉमन लिया। ठीक है, जब KQ बाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा 2R स्क्वायर। सो LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये KQ बाई आर और ये LCM लिया तो 2R स्क्वायर हो गया, ये हो गया 2R स्क्वायर प्लस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ क्या हो गया स्मॉल r स्क्वायर, माइनस ऑफ क्या हो गया बच्चे स्मॉल r स्क्वायर। देखो तो कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने? सरफेस से पोटेंशियल की वैल्यू KQ बाई क्या थी, कैपिटल R थी। इंटीग्रेट भी मैंने सही किया है, R की जगह R स्क्वायर बाई 2 लिखा है, सब कुछ सही है। ठीक है। सो कितना वैल्यू आया बच्चे? सो V एट पॉइंट P इक्वल टू ये KQ अपॉन क्या हो गया 2RQ, KQ बाई क्या हो गया 2RQ और ये अंदर में क्या हो गया 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। कितना आ गया बच्चे 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला फाइनल। किसी को डाउट है चेक करो लो। मैथ्स यूज किया, फिजिक्स यहीं तक था। अरे पक्का ना? अब इसी में देखो हो गया बच्चे, ये दोनों तो सेम ही था, यही एक अलग से था जिसमें मैंने रेफरेंस कहां से लिया था, एक सरफेस को और दूसरे पॉइंट पे निकालना था। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो तो जल्दी। सर नोट्स में होगा ना, अंधेरे में दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है चलेगा, नोट्स में होगा। अब इसी में एक पॉइंट सिखाता हूं। सेंटर पे क्या होगा बच्चे, पोटेंशियल एट सेंटर क्या होगा, मतलब V अगर सेंटर पे देख रहे हैं, कहां पे देख रहे हैं सेंटर पे, अगर सेंटर पे देखेंगे
तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। इधर देखो चुप, अगर सेंटर पे देखेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब इसी में स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दो, तो उस टाइम में के क्यूब अपॉन 2r क्यूब, और ये क्या हो जाएगा बच्चे 3 इंटू आर स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, आंसर हो रहा है, तो फाइनल आंसर आ गया 3k³ 2r। सेंटर पे कितनी वैल्यू आ गई 3k³ अपॉन 2r। किसी को डाउट है बच्चे, यस सर नो। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ फिर से बनाते हैं v वर्सेस r, v वर्सेस r, 0 से बढ़ते बढ़ते कैपिटल R, बाद में उसकी वैल्यू एक्सीड हो सकती है। तो सुनो, r पे हमें पता है कि उसकी वैल्यू कुछ है, r पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, जब सरफेस पे जाते हैं तो सरफेस पे वैल्यू है kq/r, लेकिन देखो सेंटर पे वैल्यू उससे ज्यादा है। सरफेस पे क्या है kq/r, और सेंटर पे 3/2 मतलब उससे ज्यादा है। मतलब जब ऑरिजिन पे देख रहे हैं, सेंटर पे देख रहे हैं, तब उस टाइम में उसकी वैल्यू क्या है 3/2 kq/r, 3/2 kq/r। उसके बाद जब उससे आगे बढ़ रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि ये जो सेंटर से जब आगे बढ़ोगे, मतलब इनसाइड वाला पॉइंट यही था बच्चे, सेंटर पे तो पता चला 3/2 kq/r है। जब सेंटर से आगे बढ़ोगे तो ग्राफ कैसे चेंज होगा, ग्राफ कैसे चेंज होगा, तो देखो इस पूरे टर्म को देख के क्या समझ में आ रहा है। लेट दिस वन इज y, ये भी को ले लिया y, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, कैपिटल R कांस्टेंट। इसका मतलब ये पूरा टर्म क्या है कांस्टेंट, k ले लिया। 3r² भी बच्चा क्या है कांस्टेंट, उसका नाम ले लिया a, और r है वेरिएबल, r क्या है वेरिएबल, तो r² की जगह क्या लिख दिया मैंने x²। ध्यान से देखो मैंने क्या किया, पोटेंशियल को मैंने y एक्सिस पे है तो इसीलिए y ले लिया, y एक्सिस पे है तो क्या ले लिया y, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है तो ले लिया k, 3r² भी कांस्टेंट है तो ले लिया a, और r² मतलब x वाला फंक्शन है, x पे ग्राफ है तो उसको ले लिया x²। मैथ्स वाले लोग फटाफट एक बताओ ये ग्राफ किसका दिख रहा है, अरे मारूंगा पकड़ के। ये ग्राफ सर्कल का है कि पैराबोला का है कि स्ट्रेट लाइन का है, पैराबोला है। ऐसा कौन बोला, जो भी बोला वो सही बोला। y इक्वल टू k इंटू a माइनस x², ये y इक्वल टू kx² या y इक्वल टू x माइनस x², ये जो भी टर्म रहता है किसको बताता है पैराबोला को, ठीक है। और वो भी पैराबोला ये उतरता हुआ नहीं, ये चढ़ता हुआ, मतलब ऐसा, ये वाला पैराबोला, मतलब पैराबोला ऐसे ही बना सकते थे, ये वाला पैराबोला। सो बाय वाले को ध्यान रखना है, ये इक्वेशन किसका है पैराबोला का, तो ग्राफ कैसे बनेगा पैराबोला, तो ये ग्राफ पैराबोला तक आया। अब जैसे यहाँ r पे आया उसकी वैल्यू हो गई kq/r, और कैपिटल से r से आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ग्राफ ऐसे हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे आ गया ऐसे आ गया। पक्का समझ में आया, देखो तो पक्का, हाँ तो ठीक है, टाइम हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ में आया कि नहीं आया। सो अच्छे से देखना, मैं वीडियो भी कुछ देर में भेज देता हूँ, कंप्रेस करके अपलोड कर देता हूँ, अगर डाउट रहेगी तो एक बार फिर से इसको देख लेना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं सबसे, एक क्वेश्चन पूछूं, क्या मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके और डाल दूं, नो सर। देखो कौन है नो सर वाला, थोड़ा बोलो। अच्छा ठीक है रुको, हाँ कोई बात नहीं, स्कूल चालू हो गया। अच्छा ठीक है बच्चे, मैं नहीं डालता हूँ, होप कि आगे थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना कर लेना। चलो थैंक यू, नेक्स्ट